हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एब्सोल्युटली फाइन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी। ये एक काइंड ऑफ फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाला है बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, याद रखना। एक को हम बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स, होमोलॉगस, एंड दूसरा टाइप जो होता है उनको हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स। अब इन दोनों को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या ऑर्गन्स होते हैं, याद रखना। होमो मीन्स सेम एंड लॉगस याद रखना ये ओरिजिन से रिलेटेड होता है, ठीक है। दैट मीन्स वो वाले ऑर्गन्स हैविंग सिमिलर ऑरिजिन, जिनका ऑरिजिन सेम होगा, या तो मैं यहां पर बोलूंगा जिनका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वहीं पर अगर हम एनालॉगस ऑर्गन्स को देखेंगे तो एनालॉगस ऑर्गन्स का जो ऑरिजिन होने वाला है वो डिफरेंट होने वाला है, लेकिन यहां पर फंक्शन सेम होने वाली है। इनकी जो फंक्शन होगी, फंक्शन यहां पर सेम होने वाली है, ठीक है। जब भी आप दो ऑर्गन्स देखोगे जिनकी फंक्शन सेम होगी तो वो ऑलवेज किस वाले क्राइटेरिया में फॉल होंगे, वो ऑलवेज एनालॉगस वाली कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, दैट शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर। ये यहाँ पर ओरिजिन की बात हो रही है। दैट मीन्स इनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। अब अगर इनका ओरिजिन डिफरेंट है दैट मीन्स दे शुड बी एनालॉगस ऑर्गन्स। एंड आगे अगर हम क्वेश्चन में जाएंगे तो ये आगे और बोलता है दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। अगेन ये क्या होने वाले हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, होमोलॉगस वाले ऑप्शंस को यहाँ पर हम एलिमिनेट करेंगे। दिस इज होमोलॉगस वाला ऑप्शन, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसमें भी होमोलॉगस ऑर्गन है, ठीक है ना। तो ये हम भी इसको भी हम एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को देखो, एनालॉगस ऑर्गन्स दैट हैव इवॉल्वड ड्यू टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एंड यहाँ पर है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये बात याद रखना, जब भी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जब भी होता है तो वहां पर क्या होता है, होमोलॉगस ऑर्गन्स आते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एंड जो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं वो होते हैं रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एनालॉगस ऑर्गन्स दैट हैव इवॉल्वड ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द लोकोमोशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस की लोकोमोशन को कंसीडर कीजिए और यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पर मार्क करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्रे इज फाइब्रस जॉइंट। ये तो गलत है, क्यों? बिकॉज जो जॉइंट होता है वो होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, इट शुड बी कार्टिलेजिनस जॉइंट, यहाँ पर फाइब्रस नहीं होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखिए, a decreased level of progesterone causes osteoporosis in old people। क्या प्रोजेस्टेरॉन की कम जब कंसंट्रेशन होती है उससे ओस्टियोपोरोसिस होती है? ये वाला भी गलत है, नो। ये होती है लैक ऑफ ऑस्ट्रोजन से होती है क्या, ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ये वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, accumulation of uric acid crystals in joints causes their inflammation। ये वाला एब्सोल्युटली राइट है, क्यों? क्योंकि जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जब एक्यूमुलेट होते हैं जॉइंट्स में तो उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, एंड हम उस डिजीज को क्या बोलते हैं, गाउट, उसको हम बोलते हैं गाउट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 4 को तब भी आप देख लीजिए, द वर्टिब्रल कॉलम हैज 10 थोरेसिक वर्टिब्रे, नहीं 12 होते हैं, ठीक है ना, 12 थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है ना। T1 से लेके T12 तक हम इनकी नेमिंग करते हैं, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इट सेज a phosphoglyceride is always made up of। phosphoglyceride क्या होता है, याद रखना, जो phosphoglyceride होता है अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, याद रखना, फॉस्फेट ग्रुप होता है, और इसके साथ साथ ग्लाइसराइड होता है, ग्लाइसराइड का मॉलिक्यूल होता है। ये वाला जो ग्लाइसराइड यहाँ पर होता है ये बेसिकली होता है ट्राइग्लाइसराइड, याद रखना, ट्राइग्लाइसराइड। और ये कहाँ से बनता है, ये बनता है ग्लाइसरॉल से, ग्लाइसरॉल से, और हम यहाँ पर बोल सकते हैं फैटी एसिड से,
फैटी एसिड से। अब एक बात आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर दीजिए, अगर हम फैटी एसिड से इसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो फैटी एसिड जो होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं, या तो होंगे सैचुरेटेड, या तो होंगे सैचुरेटेड, और इसमें अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 देखो, a saturated or unsaturated fatty acid ester fied to a glycerol molecule to which a phosphate group is also attached। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये अनसैचुरेटेड भी हो सकता है या सैचुरेटेड भी हो सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन। एंडोस्पर्म और पेरिस्पर्म में क्या डिफरेंस होती है? पेरिस्पर्म पेरिस्पर्म एंड एंडोस्पर्म जो होता है, इनमें डिफरेंस क्या होती है? एंडोस्पर्म जो होता है ये 3n कंडीशन में होता है, एंड पेरिस्पर्म जो होता है ये 2n कंडीशन में होता है। व्हाट डज 3n एंड 2n कंडीशन मीन? 2n कंडीशन मीन्स ये डिप्लॉयड नेचर का होता है, ये बात याद रखना। एंड अगर हम 3n को देखेंगे दैट मीन ये ट्राइपोलॉइड होता है, ठीक है, ट्राइपोलॉइड इन नेचर, ठीक। तो पेरिस्पर्म का कैरेक्टर हमें यहाँ पर देखना है, इट इज बीइंग ए डिप्लॉयड टिश्यू, ठीक है। एंडोस्पर्म से ये डिफर क्यों करता है? बिकॉज ये एक डिप्लॉयड टिश्यू होता है। नेक्स्ट, a sedentary sea anemone gets attached to the shell lining of hermit crab. This association is called। अब यहाँ पर देखो हमारे ऑप्शन में यहाँ पर 4 डिफरेंट ऑप्शंस है, एमेंसलिज्म, एक्टोपैरासाइटिज्म, सिम्बायोसिस एंड कमेंसलिज्म। इनको हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। एमेंसलिज्म, अगर हम बात करेंगे तो स्पीशीज दो टाइप्स की होती है, ठीक है। एक स्पीशीज एंड सेकंड स्पीशीज जो इंटरैक्टिंग स्पीशीज होती है। एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, एंड जो दूसरी स्पीशीज होती है, जो सेकंड स्पीशीज होती है, जो इंटरैक्टिंग स्पीशीज होती है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दैट मीन्स वो न्यूट्रल रहती है, ठीक है। अगर हम सिम्बायोसिस की बात करेंगे, सिम्बायोसिस में क्या होता है, एक स्पीशीज को क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, बेनिफिट होता है, एंड दूसरी वाली स्पीशीज को भी क्या होता है, बेनिफिट होता है। अगर हम कमेंसलिज्म की बात करेंगे, कमेंसलिज्म में क्या होता है, स्पीशीज 1, एक स्पीशीज को क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट, दैट मीन्स बेनिफिट होता है, एंड सेकंड स्पीशीज जो है वो अनअफेक्टेड रहती है, जीरो पे रहती है, न्यूट्रल रहती है, ठीक है। और अगर हम एक्टोपैरासाइटिज्म की बात करेंगे तो पैरासाइट जो एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है वो पैरासाइट जो आउटसाइड द बॉडी रहता है, ठीक है। अब अगर हम सी एनिमोन की बात करेंगे एंड हर्मिट क्रैब की बात करेंगे, तो हर्मिट क्रैब जो होता है, जो सी एनिमोन होता है वो अटैच होता है टू द शेल ऑफ हर्मिट क्रैब, और उससे वहां पर उसको प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। तो दैट मींस कमेंसलिज्म यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक को आता है बेनिफिट एंड दूसरे को कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इजी क्वेश्चन इज, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है दैट्स कैरिड आउट बाय T lymphocytes, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। अगर हम डीप सी वाटर को देखेंगे, तो वहां पर हमें कौन मिलेगा, सैप्रोफाइटिक फंजाई, आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो वहां पर हमें क्या मिलेंगे, आर्किबैक्टीरिया, ठीक है, आर्किबैक्टीरिया, बिकॉज ये ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द बैक्टीरिया है, ठीक है, ओल्डेस्ट, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 आर्किबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज। इनमें हमें बताना है कि आर्थ्रोपोडा के कौन से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स है। याद रखना, अगर हम कटल फिश की बात करेंगे, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 2 में कटल फिश दिया गया है। व्हाट्स कटल फिश? ये एक मोलस्का से बिलोंग करता है, ये एक मोलस्कन होता है, ठीक। अगर हम पफर फिश की बात करेंगे, तो ये ऑस्ट्रिच से बिलोंग करता है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम फ्लाइंग फिश की बात करेंगे, तो ये किससे बिलोंग करता है, एक्टिनोप्टेरिगाई, ठीक है, ये इससे बिलोंग करता है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे पफर फिश एंड फ्लाइंग फिश को देखेंगे तो ये क्वाड्रेट से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका जो क्लास है वो डिफरेंट है, ठीक। वहीं पर अगर हम सिल्वर फिश को देखेंगे, सिल्वर फिश क्या है, ये एक स्मॉल, याद रखना, विंगलेस इंसेक्ट होता है जो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सिल्वर फिश। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू। मेगास्पोरेंजियम जो है ये किसके इक्विवेलेंट होता है,
स्पोरेंजियम जो होता है ये इक्विवेलेंट होता है ओव्यूल के, ठीक है। ओव्यूल कहाँ पर होता है? ओव्यूल ओवेरी में होता है, प्रेजेंट इनसाइड द ओवेरी, और ये कनेक्टेड टू प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ओव्यूल हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड इट सेज इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर, चाइना रोज में फ्लावर्स क्या होते हैं? जाइगोमॉर्फिक या एक्टिनोमॉर्फिक? पहले हम पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे। जो चाइना रोज होता है, चाइना रोज की अगर हम बात करेंगे, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्टली ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाइगोमॉर्फिक वाले ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद हमें ये देखना है कि क्या इसमें जो हाइपोगाइनस कंडीशन होती है या एपिगाइनस कंडीशन होती है। हमने एपिगाइनस कंडीशन याद की है। एपिगाइनस कंडीशन के लिए हमने क्या याद किया था? एपिगाइनस कंडीशन में किस किस में होती है? ककम्बर में होती है एंड गावा में होती है, ठीक है। एंड ये वाला जो है, जो चाइना रोज है, इसमें क्या कौन सी कंडीशन होती है? इसमें होती है हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस कंडीशन, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा अगर हम एस्टिवेशन की बात करेंगे तो इसमें होती है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है। ये बेसिकली हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं। यही क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक एस्टिवेशन पाई जाती है, हाइपोगाइनस कंडीशन होती है या एपिगाइनस कंडीशन होती है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होती है या वल्वेट एस्टिवेशन होती है या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज इजी क्वेश्चन है। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल इन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का क्या रोल होता है? बेसिकली इसका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में इसका रोल होता है एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ द लिपिड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड इट सेज व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ द कॉकरोच निम्फ। जब कॉकरोच जो है, जब इसकी लास्ट मोल्टिंग होती है तो कौन सी एक्सटर्नल चेंजेस हमें देखने को मिलती है? बोथ जो फोर विंग्स है एंड हाइंड विंग्स है वो डेवलप होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको क्या बात याद रखनी है, अगर हम टोटल मोल्टिंग्स की बात करेंगे, टोटल मोल्टिंग जो होती है वो 13 होती है। ओवरऑल 13 मोल्टिंग्स होती है कॉकरोच के निफ में, और तब वो डेवलप होता है इन एन अडल्ट, एंड उसकी बोथ फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए, आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गमेट्स इज फाउंड इन। आइसोगैमस कंडीशन, यहाँ पर आइसोगैमस कंडीशन जब हमने देखा तो हम क्लाइमोडोमोनास को भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड स्पाइरोगाइरा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वोल्वक्स और फ्यूकस को हम यहाँ पर काट लेंगे। अब आइसोगैमस के साथ साथ यहाँ पर नॉन फ्लैजिलेटेड भी लिखा है, यहाँ पर लिखा है नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड की बात जब आ गई तो यहाँ पर स्पाइरो गाइरा हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगाइरा में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 इट सेज ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्मड ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज। वो क्या होता है? परमानेंट एंड स्टेबल, टेम्पररी एंड स्टेबल, टेम्पररी एंड अनस्टेबल। अब देखो, जब सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जब इस पे कोई एंजाइम एक्ट करेगा, ठीक है। ये जो एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट प्लस जो एंजाइम है, ये दोनों बाइंड करेंगे और ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि टेम्पररी होगा, याद रखना, जो कि टेम्पररी होगा। ये परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि परमानेंट यहाँ पर हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस विल नॉट बी ए परमानेंट स्ट्रक्चर। तो पहली बात, ये ट्रांजिएंट होगा, ये क्या होगा, टेम्पररी होगा। सेकंड थिंग, क्या ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? एक बात को अंडरस्टैंड कर लीजिए, अगर ये स्टेबल होता तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती, क्योंकि जो रिएक्शन है वो स्टेबिलिटी को अटेन करने की कोशिश करती है, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला जो प्रोडक्ट होता है ये अनस्टेबल होता है। दैट इज वाई जो प्रोडक्ट होता है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पर पॉसिबल बन जाती है। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। दैट मीन्स टेम्पररी एंड अनस्टेबल होता है ये जो मीडियम वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है, ठीक। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज। क्लिस्टोगैमी क्या होता है? यहाँ पर भी दो कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। फ्लावर्स दो टाइप्स के होते हैं, या तो होगा क्लिस्टोगैमस
या होगा चेस्मोगैमस, चेस्मोगैमस फ्लावर। ठीक है, अब क्लिस्टोगैमस क्या होता है, जो ओपन नहीं होता है, डू नॉट ओपन एट ऑल, ये कभी भी ओपन नहीं होता है। हाउएवर अगर हम चेस्मोगैमस फ्लावर की बात करेंगे, ये ओपन होते हैं फॉर पॉलिनेशन, फॉर पॉलिनेशन। जब क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है, जब ये ओपन ही नहीं होंगे, दैट मीन्स यहां पर हमें एक्सटर्नल पॉलिनेटर की कोई भी नीड नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, यहाँ पर हमें बीज की हेल्प नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें विंड की हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि फ्लावर्स ओपन ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना ही क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर हो सकती है, ये भी याद रखना। यहाँ पर नो क्रॉस पॉलिनेशन, जब क्रॉस पॉलिनेशन ही नहीं होगी तो हमें डिपेंडेंस नहीं होगी किसी भी फैक्टर पे। ठीक है, किसी भी पॉलिनेटर पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। इट सेज which of the following cannot be detected in a developing fetus by amniocentesis। amniocentesis से हम किस वाली डिजीज को यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जो amniocentesis होती है, इससे हम किन डिजीजेस को यहाँ पर, किन डिफेक्ट्स को हम यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, या हम बोलेंगे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर हम जॉइंटिस की बात करेंगे, ये कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। हाउएवर अगर हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की बात करेंगे, सेक्स को देखेंगे, डाउन सिंड्रोम को देखेंगे, टर्नर सिंड्रोम को देखेंगे, इन सब को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय दिस टेक्निक, amniocentesis। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट इज। लेग्यूमिनस प्लांट में जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन बनता है? पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है अमोनिया। ठीक है, अगर हम लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात करेंगे, जो रूट नोड्यूल्स होते हैं किसी भी लेग्यूमिनस प्लांट के, ठीक है, किसी भी प्लांट के जो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, वहां पर क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, और वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, इनमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनेस, जिसमें ये एबिलिटी होती है टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेबिलिटी होती है उसमें। एंड जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, जो बनता है वो होता है अमोनिया, That means option number 3 will be the correct answer. Next is question number 18 and it says a biologist studied the population of rats in Japan. He found that the average natality was, देखो natality की बात हो रही है, natality was 250। इसके बाद mortality की बात करेंगे तो mortality 240। अगर हम I की बात करेंगे, I means immigration, तो वो कितनी थी 20, एंड immigration E की अगर हम बात करेंगे वो थी 30। ठीक है, हमें बताना है कि नेट इंक्रीज क्या है यहाँ पर पॉपुलेशन में। नेटिलिटी मींस बर्थ रेट, मोर्टेलिटी मींस डेथ रेट, इमिग्रेशन मींस माइग्रेशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और अगर हम इमिग्रेशन की बात करेंगे दैट मींस इनसाइड टू आउटसाइड जब हम माइग्रेशन करेंगे। ठीक है, अगर हम नेट इंक्रीज की बात करेंगे, नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन वो कितनी होती है, वो होती है नेटेलिटी प्लस इमाइग्रेशन, और इस सब को हम माइनस करते हैं मोर्टेलिटी प्लस इमिग्रेशन। ठीक है, नेटेलिटी मींस 250 प्लस दिस विल बी 20 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोर्टेलिटी विल बी 240 प्लस ये आ जाएगा 30, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 0। दैट मीन्स देयर वाज नो नेट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो 0 यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड इट सेज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होती है, दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, पैरासाइट और कंज्यूमर। देखो जो ट्रॉफिक लेवल 1 को अगर हम देखेंगे, ट्रॉफिक लेवल 1 यहाँ पर होते हैं प्रोड्यूसर्स, इसके बाद आते हैं T2 पे, दैट मीन सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे यहाँ पर होते हैं कंज्यूमर्स।
कंज्यूमर्स, ठीक है। जो ट्रॉफिक लेवल 1 पे होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके बाद जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, कंज्यूमर्स जो आते हैं, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसी तरीके से अगर हम T3 ट्रॉफिक लेवल 3 पे देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे टर्शरी प्रोडक्टिविटी, क्वार्टरनरी प्रोडक्टिविटी एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूस करेंगे उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 से इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस यूजुअली ऑकर्स। एस्कैरिस के इन्फेक्शन से एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं एस्कैरिसिस। एस्कैरिसिस ये इंपॉर्टेंट है। अब जो ये इन्फेक्शन होता है एस्कैरिस का, ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज व्हेन वी ड्रिंक कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्कैरिसिस, वो कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड से भी ये हो सकता है जिसमें एग्स ऑफ एस्कैरिस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, ए गुड प्रोड्यूसर ऑफ साइट्रिक एसिड इज। साइट्रिक एसिड का गुड प्रोड्यूसर कौन होता है? एस्परगिलस, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे, सैक्रोमाइसिस, इसको हम एथेनॉल प्रोडक्शन में यूज करते हैं। एथेनॉल प्रोडक्शन में हम इसको यूज करते हैं। इसको हम और एक नाम से जानते हैं, बेकर्स यीस्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज एज ऑफ ए ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय। जो ट्री की एक एज होती है उसको हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं? नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स से, ठीक है। नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, जितनी ज्यादा एनुअल रिंग्स होंगी उतनी ज्यादा एज होती है एक प्लांट की। नेक्स्ट is question number 23. The process by which organisms with different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptation in response to a common environment challenge, it is called. अब adaptive radiation को देखो, adaptive radiation किसको हम बोलते हैं? AR, ये हम बोलते हैं जब common ancestor होगा, या मैं बोलूंगा जब common origin होगा, लेकिन यहां से डेवलपमेंट क्या होगी? डिफरेंट होगी, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर नहीं होने वाला है। नेचुरल सिलेक्शन का तो यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जब ऑर्गेनिजम्स जिनकी डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बेसिकली जो डेवलपमेंट होती है वो इन दो ऑर्गेनिजम्स को कन्वर्ज करती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। उनकी सेम डेवलपमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। हालांकि उनका जो ओरिजिन है, उनकी जो पेरेंटेज होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है? वो सिमिलर होती है, तो वो दोनों कन्वर्ज होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इज मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स कहां पर होती है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स कहां पर होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, SER। वहीं पर अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे, वो कहां पर होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। तो यहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 सेज नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस। जो फास्फोरस है इसका नेचुरल सोर्स क्या होता है? नेचुरल सोर्स, नेचुरली हमें फास्फोरस कहां पर मिलता है? रॉक्स में मिलता है अबंडेंटली, ठीक है। नेचुरली यहां पर मिलता है, दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 यहां पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। आई बिलीव आप सबको सारे के सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, एंड अगर आपको रियली में वीडियो पसंद आए तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।